खोलें। कल हम लोग जो शिक्षा के स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व शिक्षा की एक रूपरेखा खींचने का प्रयत्न कर रहे थे, उसी की अगली कड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन अगर हम लोग देखें तो जो विभिन्न प्रकार की मिशनरियाँ हैं, पुर्तगाली, जो डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, इन लोगों ने आधुनिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने न केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए जगह जगह स्कूल, कॉलेज की स्थापना की, अपितु निःशुल्क प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ की, जिसका व्यय बाद में कंपनी को वहन करना पड़ा। जहाँ तक शिक्षा के रूपरेखा का संदर्भ है, साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 में हुई। हार्टांग समिति की जो नियुक्ति सर फिलिप हार्टांग की अध्यक्षता में हुई, इस रिपोर्ट में शिक्षा के विकास पर सुझाव देने के लिए रिपोर्ट मांगी गई। इसने हार्टांग समिति ने अपनी रिपोर्ट जो 1929 में प्रस्तुत की, इसमें उन्होंने भारतीय शिक्षा के जो विभिन्न पहलू हैं, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर अपने विचार को प्रस्तुत किया। कैसे हम प्राथमिक शिक्षा में सुधार कर सकते हैं, कैसे हम माध्यमिक शिक्षा में सुधार कर सकते हैं, कैसे हम उच्च शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। तो जो हार्टांग समिति की नियुक्ति थी, उसका प्रमुख कार्य शिक्षा के विकास के विभिन्न पहलुओं और उसकी समस्याओं पर विचार मंथन करना था। उसके बाद वुड और एवट रिपोर्ट के संदर्भ में अगर हम लोग विचार करें तो वुड ने अपनी रिपोर्ट में सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन के संदर्भ में विचार मंथन किया। उसी प्रकार से एवट ने अपनी रिपोर्ट में व्यावसायिक शिक्षा के बारे में लिखा। जहाँ तक वर्धा शिक्षा सम्मेलन का प्रश्न है, 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ की, जिससे शिक्षा के विभिन्न प्रकार के स्वरूप में परिवर्तन का एक खाका खींचने का कार्य किया। इसी को हम अगर देखें, मौलिक शिक्षा या फिर आधार शिक्षा, जिसको बेसिक एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं, अथवा उसको वर्धा योजना के अंतर्गत नाम दिया गया। इस वर्धा योजना की विस्तृत रूपरेखा सन 1938 में जाकिर हुसैन साहब के नेतृत्व में बनी एक समिति ने प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए। इसके अगर हम लोग बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत देखें तो विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई, और ये जो शिक्षा है वह 7 वर्ष तक देने की बात कही गई। बेसिक शिक्षा में क्राफ्ट के महत्व को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया गया। बेसिक शिक्षा में क्राफ्ट को श्रम का महत्व बताते हुए बच्चों के आत्मनिर्भरता को रेखांकित करने के लिए इस बात पर बल दिया गया कि प्राथमिक लेवल के विद्यालयों में बच्चों को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक प्रकार की शिक्षा दी जाए, जैसे लिफाफा बनाना या फिर
बैग इत्यादि का निर्माण करना, हस्तकला, हस्तशिल्प के जो विभिन्न प्रकार के चरखा उद्योग, चाहे इस तरह के जो उद्योग थे, उसको इन बच्चों से जोड़ने का कोशिश की गई और बच्चों का जीविकोपार्जन सही तरीके से हो सके। गरीब देश था, उनके माता पिता पर शिक्षा का भार न हो, इसी कारण से बेसिक शिक्षा मॉडल में महात्मा गांधी ने जो रूपरेखा खींची, उसमें प्राथमिक लेवल से ही, प्राथमिक और जूनियर लेवल से ही बच्चों को क्राफ्ट की शिक्षा देने की बात कही और उसके पाठ्यक्रम को सजीव रूप से रखने की बात कही गई। इस तरह से हम देखें तो इसका एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना था। स्कूलों में होने वाले उत्पादन से ही स्कूलों का व्यय निकालना था। इसमें बेसिक शिक्षा मॉडल में अध्यापकों के प्रशिक्षण, उसके परिवीक्षण, उसके परीक्षण तथा प्रशासन के विषय में भी सुझाव दिया गया। बेसिक शिक्षा के अगर हम लोग उद्देश्य देखें तो प्रमुख उद्देश्य थे सर्वोदय समाज की स्थापना तथा सांस्कृतिक विकास में अपना योगदान देना। इस तरह से महात्मा गांधी का जो बेसिक शिक्षा मॉडल था, वो बच्चों को सैद्धांतिक शिक्षा के अतिरिक्त व्यवहारिक शिक्षा, आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर था। अगर ये शिक्षा भारत में फलित होती तो जो बेरोजगारी सरीखे बहुत सी ऐसी समस्याएं आज देश के सम्मुख है, शायद उतनी नहीं होती। यही कारण है कि गांधी जी श्रम शिक्षा को महत्व देना चाहते थे। वो चाहते थे कि श्रम के महत्व को स्वीकार करते हुए वे कहते थे कि श्रम को रेखांकित करने की आवश्यकता है। भारत में इतनी व्यापक पैमाने पर जनसंख्या है, श्रम भारत के पास इतना ज़्यादा है कि भारत को मशीनीकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जब से मशीनीकरण का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया गया, तब से बेरोजगारी की दर में भी सर्वथा वृद्धि होती हुई दिखाई देती। इस तरह से बेसिक शिक्षा मॉडल बालकों और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कला, क्राफ्ट का ज्ञान प्रमुख तौर पे देने की बात कही गई और उसके पाठ्यक्रम जाकिर हुसैन साहब ने सन 1938 में तैयार किए और उसके पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी खींची। अगली योजना जो शिक्षा की सार्जेंट योजना के नाम से जानी जाती है, आज़ादी के पहले खींची गई। ये 1944 में केंद्रीय शिक्षण मंत्रणा मंडल, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे प्रायः सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत देश में प्रारंभिक विद्यालय, एलिमेंट्री स्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल के पूर्व जो जूनियर और सीनियर के सेक्शन स्थापित करने की बात कही गई। और ये 6 से सार्जेंट योजना में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बालकों के लिए व्यापक और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। सार्जेंट योजना में शिक्षा के विकास का खाका खींचा गया। वो 40 वर्ष का था कि 40 वर्ष में हम लोगों को मुख्य धारा में शामिल कर लेंगे, लेकिन बाद के समय में खेर समिति ने इस अवधि को घटा करके 16 वर्ष के लिए कर दिया। इस 16 वर्ष में ही हम लोगों को, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने लगेंगे और उनको मुख्य धारा में हम जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो इस तरह से शिक्षा की एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना सार्जेंट योजना के नाम से जानी जाती है और वो आज़ादी के पहले शिक्षा के आधुनिक मॉडल को रेखांकित करने के लिए
खींची गई प्रतीत होती है। ईसाई धार्मिक मिशनरियों ने आधुनिक शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेन, ये जो विभिन्न प्रकार की मिशनरियां भारत में आई, उन्होंने देसी भाषाओं, मातृभाषाओं को महत्व दिया। देसी शिक्षा की रूपरेखा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का बीजारोपण किया। भारतीय शिक्षा के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किए। देसी भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। स्कूलों कॉलेजों की स्थापना करके भावी अंग्रेजी सरकार को भारतीय शिक्षा के व्यय भार के लिए विवश किया और प्रोत्साहित किया। भारतीय जनमानस को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दे करके उनको शिक्षा के मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद राधा कृष्णन आयोग की बात करें, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए 1948-49 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। ये नवंबर 1948 में सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया, जिसका प्रमुख कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए रिपोर्ट देना था। और अगस्त सन 1949 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने विभिन्न रूपरेखा प्रस्तुत की। जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा के पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन जरूरी बताया। विश्वविद्यालय में परीक्षा दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिनों की पढ़ाई के विषय की बात कही, जो 3 सत्रों में बटी होने की बात कही। परीक्षाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने प्रथम श्रेणी के लिए 70%, द्वितीय श्रेणी के लिए 55% और तृतीय श्रेणी के लिए 40% अंक, मानक अंक का निर्धारण किया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि किया जाए, उच्च शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य डॉक्टर राधाकृष्णन ने रखे, उनको कहा कि 3 भागों में इसको बांटा जाना चाहिए। एक तो सामान्य शिक्षा, जनरल एजुकेशन, संस्कारी शिक्षा, और तीसरा जो व्यावसायिक शिक्षा है। ये 3 भागों में बांट करके उच्च शिक्षा को प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। टेक्निकल प्रकार की शिक्षा देने की बात डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग में कही गई। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी बनाने की भी बात उन्होंने कही, और वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की शिक्षा की देखरेख और उसमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव के लिए इस आयोग के गठन की बात इसमें कही गई। अध्यापकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को सप्ताह में 18 घंटे का कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। शिक्षकों को 60 वर्ष की अवस्था में रिटायरमेंट प्रदान करना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में बताया कि स्त्रियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह प्रबंधन, गृह अर्थशास्त्र, पोषण की शिक्षा प्रमुख तौर पर देने की बात कही। उच्च स्तर पर स्त्रियों की शिक्षा में सुधार के लिए को एजुकेशन, सह प्रकार की शिक्षा, यानी बालक और बालिका दोनों एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करें। इससे स्त्रियों की शिक्षा में एक प्रतिद्वंदिता का भाव आएगा
और उसमें उच्च शिक्षा में सुधार दिखाई देगा। ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, इसमें कुछ दोष भी दिखाई देते हैं, जैसे लक्ष्यहीन प्रकार की शिक्षा, स्तरहीन शिक्षा। इसका जो परीक्षा प्रणाली है, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अनुसंधान कार्यों में एक शिथिलता, अनुशासनहीनता की बात कही गई है। और उच्च शिक्षा में जो तकनीकी शिक्षा का अभाव, सर्वथा अभाव हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो वैदिक कालीन शिक्षा, जिसमें संस्कार पर ही विशेष बल प्रदान किया गया और उसमें विद्यारंभ संस्कार और तदनंतर फिर जो दूसरा संस्कार जिसको हम उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं, और तद अनुसार इसके उपरांत अगर देखें जीवन के अंतिम संस्कार, जैसे शिक्षा के समाप्त के बाद समावर्तन संस्कार की बात कही गई, जिसमें विभिन्न प्रकार की उपाधियों को देने की बात कही गई। बौद्ध काल में हम लोग देखें तो शिक्षा प्रबज्जा संस्कार से प्रारंभ होती है। प्रबज्जा का अर्थ ही होता है कि बाहर जाना, यानी कि माता पिता के आश्रय को छोड़ करके संघ में प्रवेश कर जाना। उसके लिए वाक्य त्रयी की बात कही गई, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। यानी अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो बुद्ध के शरण में आइए, संघ के शरण में आइए और धर्म के शरण में आइए। इसी प्रकार से मुस्लिम काल में हम लोग देखें तो किसी भी नवीनतम प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने के पूर्व जो संस्कार दिए जाते थे, उसको हम लोग बिस्मिल्लाह संस्कार के नाम से जानते हैं। और उसमें इस्लाम धर्म की पवित्र जो ग्रंथ थे, जिनको हम लोग कुरान कहते हैं, उसका 55वां और 87वां 2 अध्याय मौलवी जी के द्वारा पढ़ा जाता था। लेकिन बच्चा, चूंकि उसकी आयतें काफी क्लिष्ट होती तो बच्चा वो पढ़ नहीं पाता। तो ऐसी अवस्था में वो जो अगर बिस्मिल्लाह कह देता था तो उसको उस पूरी आयतों को संपूर्ण मान लिया जाता, और वहां से प्रारंभ होकर के फिर मकतब और उच्च शिक्षा मदरसे में प्रदान करने की बात कही गई। इसी तरह से हम लोग विभिन्न, जब मुस्लिम काल के बाद जब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनका प्रवेश हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना ही था, तो उन्होंने अपने आप को, अपने ढांचा को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत में गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की बात कही गई। बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने शिक्षा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने छोटे छोटे विद्यालय, कॉलेज गठित किए और विद्यालय स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की वकालत की। लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी मिशनरियों का देखें तो लॉर्ड मैकाले का एक प्रमुख उद्देश्य था कि ऊंची जातियों को लोगों को पढ़ाओ, क्योंकि ऊंची जाति के लोग ही अंग्रेजी शिक्षा के लिए मूल्य चुका सकते हैं। उसके पूर्व प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की बात कही गई। जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रमुख कारण जो अनुदान था 1 लाख रुपए का, उसको प्राच्य शिक्षा पे खर्च किया जाए या आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च किया जाए, इसको लेकर के प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों के मध्य विवाद हुआ, और जिसकी रूपरेखा मैकाले ने खींची, जिसमें उन्होंने प्रमुख तौर पे कहा कि ऊंची जातियों के लोगों को पढ़ाओ।
ऊंची जातियों के संपर्क में नीची जाति के लोग रहेंगे, और जब नीची जाति के लोग रहेंगे तो ऊंची जाति से शिक्षा छीन करके नीची जाति पहुंची जाएगी। और इस तरह से उन्होंने निस्पंदन का सिद्धांत या फिल्ट्राइजेशन थ्योरी की बात कही। इसी कड़ी में बुक डिस्पैच, जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1854, और इसमें शिक्षा की रूपरेखा गुणवत्ता युक्त खींचने का प्रयत्न किया गया। फिर बाद के काल में गांधी जी के जो बेसिक शिक्षा मॉडल है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भारतीय जनमानस के लिए शिक्षा सुलभ कराने के लिए उत्पादन का कार्य करने के लिए भी छात्रों को प्रोत्साहित करने की बात कही। वे चाहते थे कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने शिल्पों की शिक्षा के ऊपर विशेष प्रकार का योगदान दिया। स्त्रियों के लिए कढ़ाई का काम, विभिन्न प्रकार के डिजाइनरी का काम, बालकों के लिए लिफाफा, बैग इत्यादि बनाने की बात। उस तरह से भी चाहते थे कि शिल्प के माध्यम से शिक्षा की एक इस प्रकार की रूपरेखा दी जाए कि सैद्धांतिक शिक्षा के साथ ही साथ व्यवहारिक शिक्षा का विज्ञान भारतीयों में व्यापक पैमाने पर, और वो भारतीय बालक और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते। वह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की शिक्षा पर बल देते। वो कहते थे कि स्त्रियां कई कुलों को संवारती हैं। स्त्री शिक्षा के बिना अगर हम लोग कल्पना करें कि समाज का विकास हो जाएगा तो ये संभव नहीं था। तो व्यापक पैमाने पर महात्मा गांधी ने स्त्रियों को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपना महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान देने की वकालत। इसी तरह से बाद में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए जो राधा कृष्णन आयोग बनाया गया, कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय शिक्षा की रूपरेखा तय की जाए। तो विश्वविद्यालय शिक्षा के पूर्व कम से कम 12 तक की शिक्षा देने की बात कही, और 12 के बाद फिर 3 वर्षीय पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स की बात कही। और इस विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात कही, उनको ट्रेनिंग देने की बात कही, उनके वेतनमान में सुधार करने की बात कही गई, उनके आर्थिक पहलुओं के ऊपर ध्यान देने की बात कही गई, और उसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गठन की बात की गई। इसका प्रस्ताव रखा गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालय शिक्षण व्यवस्था पर, उसके गुणवत्ता पर नजर रखी जा सकती है। तो इस तरह से अब तक की लंबी रूपरेखा जो हम वैदिक काल से लेकर के अब तक एक नज़र में देखने का प्रयत्न कर रहे हैं।